नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 25 मानवाधिकार के बारे में पढ़ाऊंगी। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार से संबंधित कौन-कौन सी अवधारणाएं हैं? मानवाधिकार की क्या-क्या विशेषताएं हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और इसके अलावा गैर सरकारी संस्थाओं का मानव अधिकारों के लिए लड़ाई से संबंधित मुद्दों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मानवाधिकार होता क्या है। देखो बच्चों, मानवाधिकार सार्वभौमिक होते हैं। मानवाधिकार का संबंध मानव के अस्तित्व के ऊपर निर्भर होता है। आप सब जानते हैं कि अधिकार एक दावा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी जीवन को जीने का ढंग और गरिमापूर्ण जीवन जीने के तरीके के रूप में जी सके, उसके लिए राज्य द्वारा जो परिस्थितियां मुहैया करवाई जाती है उसे ही हम अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के सभी प्रमुख देशों में नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं। नागरिक होने के नाते उनको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं ताकि वो अपने जीवन के सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानवाधिकार क्या है। देखिए बच्चों, ऐसा अधिकार जो मानव अस्तित्व में समाहित है। मानव के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उसके जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? मानवाधिकारों की व्यवस्था होनी चाहिए। मानवाधिकार सार्वभौमिक होते हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं होते। ये विश्व समुदाय के हर मानव के लिए आवश्यक है। इसीलिए मानव जाति को यह एक परिवार मानता है। कौन? मानवाधिकार। इसके अलावा अविभाज्य है, ये विभाजित नहीं होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, वैसे ही कई ऐसे अधिकार है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। इसके अलावा गौरवपूर्ण मानव अस्तित्व के सभी पक्षों का समावेश, कि मानव का अस्तित्व गौरवपूर्ण अवस्था में किस प्रकार रह सकता है, उसके लिए मानवाधिकारों की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, और जिसको भारतीय संविधान ने प्रस्तावना में भी शामिल किया है बच्चों, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा मतलब ये है कि राष्ट्र जितने भी कार्य करेगा वो व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए करेगा। व्यक्ति की गरिमा के लिए राज्य की शक्तियों को भी सीमित किया जा सकता है। राज्य किसी भी प्रकार व्यक्ति की गरिमा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो मनुष्य की गरिमा ही मानवाधिकार का क्या है? सार है। तो मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मनुष्य के जीवन को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सक्षम बनाता है। अब बात करते हैं मानवाधिकारों की मूलभूत अवधारणाएं, और इन अवधारणाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है बच्चों संस्थापित या शास्त्रीय अवधारणा। यह जो अवधारणा है वो राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर आधारित है। हर राज्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उनको कुछ अधिकार देता है, क्योंकि आप सब जानते हैं बच्चों, प्राचीन और मध्य काल में इसी संस्थागत और शास्त्रीय परंपरा का बोलबाला था कि राज्य किस प्रकार अपने नागरिकों को रखता है, ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य का दायित्व माना जाता था। और शास्त्रीय और संस्थापित जो अवधारणा है उसके आधार पर 2 प्रकार के मानवाधिकारों की व्यवस्था है, एक नागरिक व राजनीतिक अधिकार। ये दोनों अधिकार संस्थागत अधिकारों में अंतर्गत आते हैं, और इसके अंतर्गत कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो कि नागरिक है उस राष्ट्र का, नागरिक होने के नाते उसको अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में प्रतिनिधि या उम्मीदवार खड़े होने का अधिकार, ये सब राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। राजनीति में सक्रिय
सहभागिता का अधिकार, ये सारे किसमें आते हैं? राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है बच्चों मौलिक और मूल अधिकार। इसकी व्यवस्था न केवल भारत, विश्व के सभी राष्ट्रों ने करने का प्रयास किया है ताकि हर नागरिक को इस प्रकार अधिकार दिए जाए, मौलिक अधिकार दिए जाए ताकि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करे और एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। और इसके लिए जो भी अधिकार होंगे वो किससे जुड़े होंगे? गरिमा और लोगों की भौतिक आवश्यकताओं से जुड़े हुए जो अधिकार है वे सब मौलिक और मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपकी मानवाधिकारों से संबंधित अवधारणा पहली है संस्थापित और दूसरी है मौलिक और मूल अधिकार। तीसरी जो है आपकी अवधारणा वो है सामूहिक व व्यक्तिगत अधिकार। मानव अधिकारों का केंद्र बिंदु ही व्यक्ति को अधिकार देना है। किसको देना है? लेकिन कई बार जो अधिकार होते हैं वो किसको दिए जाते हैं? समूह के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो समूह और व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं वो सब सामूहिक व व्यक्तिगत अधिकार की अवधारणाओं में आते हैं। उसके बाद जो चौथा अधिकार है उसे हम प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी के अधिकारों के नाम से जानते हैं। प्रथम पीढ़ी में वही है जो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार जो हमने संस्थागत श्रेणी में देखे थे। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ बच्चों? आगे जाकर के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में दो ही अधिकार दिए जाते थे, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, मानवाधिकार संबंधी आंदोलन हुए, नागरिकों में जन चेतना उदित हुई, उसी के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों का बोलबाला भी बढ़ता गया। और वर्तमान में तो मानवाधिकारों का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे अधिकारों को मानवाधिकार के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। जैसे मैं बोलूं तीसरी पीढ़ी में शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इसके अलावा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 एक विस्तृत रूप में हमें इन्हीं अधिकारों के बारे में क्या करता है? व्यवस्था करता है। और यही कारण है कि अनुच्छेद 21A में हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आपने देखा कि मानवाधिकारों की अवधारणा जो है उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि मानवाधिकारों का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले नागरिकों को केवल नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको मौलिक अधिकार दिए गए। उसके बाद कुछ सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। और आज जैसे जैसे समाज में जागरूकता बढ़ रही है, विश्व समुदाय में जागरूकता बढ़ रही है, मानव जाति में जागरूकता बढ़ रही है, उसके आधार पर उनके मानवाधिकारों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। इन अवधारणाओं के आधार पर हम मानवाधिकार की कुछ विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात है मानवाधिकारों की विशेषताओं में कि मानव होने के नाते लोगों को क्या मिलेंगे? अधिकार मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि मानवाधिकार जो है मानव के अस्तित्व से संबंधित है और समस्त विश्व समुदाय को अपना परिवार मानता है। ये राष्ट्र की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। तो मानवाधिकार किसको मिलेंगे? हर मनुष्य को मिलेंगे जो कि क्या है? मानव है। उसके बाद मानवाधिकार सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार मिलता है, चाहे वो किसी भी राष्ट्र, किसी भी क्षेत्र का हो, बिना किसी भेदभाव के उसको ये अधिकार मिलता है। बिना जाति, रंग, भेद, नस्ल किसी भी आधार पर उसको अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि मानवाधिकार सार्वभौमिक है और मनुष्य होने के नाते उसको ये अधिकार मिलते हैं। उसके बाद है सभी लोगों को समान। वही बात आती है बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान अधिकार देना ही मानवाधिकार है। उसके बाद ये वैयक्तिक होते हैं। कैसे होते हैं? हर व्यक्ति को मिलते हैं ये अधिकार, इसलिए मानवाधिकारों को
क्या कहा जाता है? व्यक्तिक अधिकार कहा जाता है। उसके बाद आता है मानवता के मौलिक सिद्धांत पर आधारित। मैंने आपको बताया मानवता कि मनुष्य गरिमापूर्ण जीवन जी सके, मानव अस्तित्व के सभी पक्षों को समाहित करते हुए इन मौलिक सिद्धांतों के आधार पर मानवाधिकारों की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है देश की सीमा के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में इन मानवाधिकारों को मान्यता मिली हुई है। जैसे वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, नागरिक होने के नाते वहाँ निवास कर सकता है, ये अधिकार उसके पास है। कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है वह व्यक्ति, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ उसके साथ गलत बर्ताव नहीं किया जा सकता। ये कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक बंधे हुए नहीं रहते हैं। विश्व समुदाय का सदस्य होने के नाते मानवाधिकार मिले होते हैं। तो मानवाधिकार सार्वभौमिक होते हैं, मानवाधिकार वैयक्तिक होते हैं, मानवाधिकार देश की सीमा के अंदर नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बने हुए होते हैं। सभी लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाता है, सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाता है और मनुष्य होने के नाते सभी लोगों को यह अधिकार मिलता है। तो हमने मानवाधिकारों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक क्यों हैं? आपके प्रश्न में भी है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक इसलिए है क्योंकि जन्म, लिंग, रंग, नस्ल किसी भी आधार पर अधिकार नहीं दिए जाते हैं। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को अधिकार मिलते हैं मानव होने के नाते, इसीलिए मानवाधिकार सार्वभौमिक कहलाते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपसे मानवाधिकारों की परिभाषा भी और पूछी जा सकती है और विशेषताओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब बात आते हैं मानवाधिकारों का विकास कैसे हुआ। देखो बच्चों, सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड में, कहां पर? इंग्लैंड में अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार हुआ जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि मनुष्य होने के नाते उसे कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए और इसी अधिकारों के घोषणा पत्र को मानवा अधिकारों का क्या माना जाता है? बेस माना जाता है, आधार माना जाता है। तो ध्यान रखना, मैग्ना कार्टा 1215 में अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार हुआ, इसी के साथ मानवाधिकार का विकास प्रारंभ होता है। अधिकारों का घोषणा पत्र। उसके बाद में यूट्रेस्ट संघ नीदरलैंड 1579 में इसने भी अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया और इस मैग्ना कार्टा के आधार पर ब्रिटिश अधिकार बिल पास हुआ 1689 में। इनके अंतर्गत कुछ मानवाधिकारों के बारे में विश्व समुदाय को पता चलता है और जागरूकता बढ़ती है विश्व समुदाय के नागरिकों में कि हमें कौन कौन से मानवाधिकार मिलने चाहिए। उसके बाद कुछ शास्त्रीय अधिकारों की अगर हम बात करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार थे वो 18वीं और 19वीं सदी के अधिकार थे। जैसे निवास करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, इसके अलावा वोट देने की स्वतंत्रता, ये सब 18वीं और 19वीं शताब्दी के अधिकारों में शामिल है। लेकिन जैसे ही धीरे 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 जागरूकता बढ़ी, 20वीं शताब्दी तक आते आते लोगों को और कहीं अधिकारों के बारे में पता चला और कई अधिकारों का अभ्युदय हुआ। जैसे रोजगार पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, स्वास्थ्य कल्याण को शामिल कर लिया गया। किसके अंतर्गत? मानवाधिकारों के अंतर्गत, जो हम अवधारणाओं में भी पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति होने के नाते उसको कुछ नागरिक अधिकार और कुछ राजनीतिक अधिकार मिले हुए थे। लेकिन जैसे 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 विकास होता गया, 20वीं शताब्दी तक और 21वीं शताब्दी तक आते आते लोगों को कई अधिकारों का पता चला और लोग अधिकारों की मांग करने लग गए और आज विश्व समुदाय के ज्यादातर देशों में इन अधिकारों की पुरजोर मांग की जा रही है। शिक्षा पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार। तो ये सारे अधिकार राज्यों को उपलब्ध करवाना उनकी जिम्मेदारी मानी जाती है। अगर वो अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो इसके लिए मानवाधिकार आयोग है विश्व स्तर पर भी और
और राष्ट्र स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग है जो ये देखता है कि व्यक्ति के अधिकारों की जो मांग की जा रही है वो जायज है या नहीं है, या व्यक्ति के अधिकारों को सीमित तो नहीं कर रहा है राष्ट्र, ये देखने का कार्य करता है। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई। इसने श्रम संबंधी नियमों के बारे में बताया कि विश्व समुदाय में जो भी मजदूर है उनकी कार्य की स्थितियां कैसे होनी चाहिए, उनके काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए, इसकी तरफ विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करने का कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, ILO। इसके बाद मानवाधिकारों के बारे में सबसे पुरजोर मांग हुई बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया। मानवाधिकारों के अंतर्गत इस द्वितीय विश्व युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, जन सामान्य जन नरसंहार किया गया। इसकी के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही मानवाधिकारों के विकास की पहल प्रारंभ हो गई। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर दी 1946 में, और इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के घोषणा पत्र तैयार किया गया 1948 में, और 1948 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के घोषणा पत्र को स्वीकृति प्रदान कर दी। और यही कारण है कि इसकी स्थापना 10 दिसंबर को हुई थी, इसलिए पूरा विश्व समुदाय 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। किसके रूप में मनाता है? मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। 1966 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में कुछ मानवाधिकारों को शामिल किया गया, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल किया गया। अब मानवाधिकारों की परंपरा की अगर हम बात करें, और हमने देखा कि 1215 का जो मैग्ना कार्टा आया था, उस मैग्ना कार्टा में अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया गया। विश्व समुदाय में भी किसकी पहल चल रही थी? पहल चल रही थी कि मानवाधिकारों को सभी राष्ट्र अपने संविधान में समाहित करे, अपने राष्ट्रों में लागू करे। इसी के तहत अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में भी 1776 में सार्वभौमिक समानता को आधार बना करके एक अधिकार बिल पारित हुआ। सार्वभौमिक मानवाधिकार की संस्कृति का प्रत्यक्ष उदय नैतिक प्रगति को दर्शाता है। आपने देखा, मानव होने के नाते उसको सार्वभौमिक अधिकार देने की वकालत सबसे पहले अमेरिका ने की थी। सार्वभौमिक मताधिकार का जो घोषणा पत्र उसने तैयार किया, उसी घोषणा पत्र को समस्त राष्ट्रों ने अपनाया। किसको ध्यान में रखते हुए? नैतिकता को ध्यान में रखते हुए। और इसी नैतिकता की भावना की अगर हम बात करें, तो आज जो मानवाधिकार है वो किसी एक राष्ट्र का विषय नहीं है, पूरे विश्व समुदाय का विषय है। इसलिए नारा दिया जाता है कि सभी मानवाधिकार सबके लिए है, और पूरा विश्व एक परिवार है, और पूरा विश्व एक परिवार है। इसी के कारण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात सार्थक होती है। आज समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकारों की पहल जारी है, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की थी विश्व स्तर पर। और ये मानवाधिकार की जो संस्था है, अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के आधार पर विश्व में कहीं पर भी अगर अत्याचार, दंगे, हिंसक घटनाएं होती है तो जांच करती है, और सभी राष्ट्रों को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो आपने देखा, विश्व स्तर पर मानवाधिकार की पहल चली, और इसी मानवाधिकार की पहल को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया, और हमने भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, ताकि सभी नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की। तो सबको पता है, और पिछले भागों में हमने पढ़ा भी है कि मानवाधिकार जो है, या मौलिक प्रावधान जो है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के
तीसरे भाग में है, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, जब संविधान बना था उस समय 7 थे। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों के द्वारा भारतीय संविधान में एक नागरिक होने के नाते या एक भारतीय होने के नाते उन सबको ये अधिकार मिले हुए हैं। इन सब की डिटेल हमने पिछले भागों में पढ़ ली है। अब बात करते हैं कि ये जो अधिकार मिले हुए हैं इनकी रक्षा कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में इन 6 अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को दी गई है। ये बात मैंने लिखी भी है कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। मान लो कार्यपालिका ऐसा कोई कानून बना दे या व्यवस्थापिका ऐसा कोई कानून बना दे और कार्यपालिका उस कानून को लागू कर दे, तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए और लागू किए गए कानून को इस आधार पर अवैध ठहरा सकती है कि इससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कौन? सर्वोच्च या उच्च न्यायालय। राज्य लोगों के कल्याण में वृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था करेगा, सामाजिक न्याय देगा, काम का अधिकार देगा, शिक्षा का अधिकार प्रदान करेगा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये बात हमारे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में हमें देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि ये सारी चीजें राज्य व्यक्ति होने के नाते हर नागरिक को प्रदान करेगा। उसे रोजगार देगा, काम के घंटों को निर्धारित करेगा, न्यूनतम निशुल्क शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाएगा, निशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध करवाएगा, बिजली सुविधा उपलब्ध करवाएगा, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये सारे अधिकार लोगों को देने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उसके बाद हर नागरिक के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों को भी हमने शामिल किया। भाग 4A और अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को समाहित करते हुए कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इन मौलिक कर्तव्यों को क्या करे? मौलिक कर्तव्यों का पालन करे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 की और अनुच्छेद 226 की। ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का कार्य करता है। अब आप सबको पता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और गरिमापूर्ण जीवन जीने देने की बात मानवाधिकारों के अर्थ और क्षेत्र के विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो मानवाधिकारों के प्रसार में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या करता है? मानवाधिकारों का प्रसार करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। कब हुई? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1993 में और इस अधिनियम के तहत या इस आयोग में कहा गया कि जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा से जुड़े सभी अधिकार मानवाधिकार है। व्यक्ति के जीवन से, व्यक्ति की स्वतंत्रता से और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जितने भी अधिकार है वे सब मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 2(1)D में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मानव अधिकार क्या होते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुच्छेद 12 में इसके कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। कार्यों के उल्लेख से पूर्व हमें समझना होगा कि वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अरुण कुमार मिश्रा साहब, इसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विभिन्न मुद्दों के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करती है। मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कार्य करती है। अब अनुच्छेद 12 में क्या है, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों का उल्लेख है, उसमें कहा गया है कि
कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या लापरवाही हो रही है, तो उसके मामलों की पूछताछ और जांच करने का अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास है। इसके अलावा मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना, ये भी मानवाधिकार आयोग का कार्य है। और मानवाधिकारों को प्रोत्साहन देना और व्यक्ति को प्रभावित करने वाली राज्य की शक्तियों को सीमित करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य माना जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो भी अधिकार है वो मानवाधिकारों के अर्थ और क्षेत्र को क्या मिला है, विस्तार मिला है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, कि सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ जो समाज की मुख्य धारा से जो हाशिए पर खड़ी जातियां हैं उनके विकास को भी ध्यान में रखना है। ये बात अनुच्छेद 14 में कही गई है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक की अगर हम बात करें तो उसमें साफ कहा गया है कि हाशिए पर खड़े जो भी समुदाय है उनको समान बनाने का प्रयास भी मानवाधिकार की श्रेणी में आता है, क्योंकि हर मानव के अस्तित्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की है। वैसे तो राज्य का प्राथमिक दायित्व है कि वह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे, लेकिन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी निभाई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। शासन की गुणवत्ता को सुधारने का कार्य और अच्छा शासन, सुशासन स्थापित करने में भी मानवाधिकार का योगदान है, क्योंकि कहीं पर भी अगर जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कार्य करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई ऐसे मामलों का पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, इसमें आयोग ने कहा है कि राज्य का प्राथमिक दायित्व है लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार की रक्षा करना। अगर राज्य नहीं करता है तो राज्य के किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध क्या कर सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसके खिलाफ अनुशंसा कर सकता है या उसके विरुद्ध जांच करवा सकता है। अधिकारों का उल्लंघन व लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ये आयोग के विचार है। उसके बाद राज्य उसके लिए उत्तरदायी नहीं, जो उसके लिए काम करता है उसके लिए भी उत्तरदायी है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य का मतलब ये नहीं है कि वह केवल उन्हीं लोगों के अधिकारों की रक्षा करे जो उनके लिए काम कर रहे हैं। राज्य का दायित्व ये बनता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं उन सबके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। उसके बाद मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करता है। जांच के दौरान किसी भी राज्य से सूचनाएं मांग सकता है। रिपोर्ट अथवा किसी अधिकारी या प्राधिकरण सहायक से प्राधिकरण क्या कर सकता है, प्राधिकरण सहायक से एक निश्चित समय में मांग कर सकता है। ध्यान रखना, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करता है और जांच के दौरान रिपोर्ट या किसी अधिकारी या प्राधिकरण सहायता से एक निश्चित सीमा के अंतर्गत क्या मांग सकता है, सूचनाएं मांग सकता है। उसके बाद आता है जांच के बाद निम्नलिखित कदम उठाता है। मान लो किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन होने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई या अभियोजन की राज्य सरकार से अनुशंसा करता है। ध्यान रखना, अपराधी को सजा देने का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं करता है, वो केवल सरकार का ध्यान दिलाता है और कहता है कि इस लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए और राज्य सरकार से इसकी अनुशंसा करता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय से दिशा निर्देश हेतु क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है कि इस लोक सेवक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए वो उच्चतम या उच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है। पीड़ित सदस्य या उसके परिवार को आंतरिक राहत प्रदान करने की क्या कर सकता है, सिफारिश करने का कार्य भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है, करता आ रहा है बच्चों। और कई ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। अब बात करते हैं बच्चों, सशक्त बल के सदस्य द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले का कई बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या किया है, निपटारा किया है। उसमें उसने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी
और रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद में संस्तुतियां प्रदान करता है। ये पहली घटना आप 21 मार्च 2000 में देख सकते हो, जब अनंतनाग में कुछ सिख गांव के, जो अनंतनाग के कोई एक गांव था, उसमें जो सिख जाति थी उनको मार दिया गया था। मारने के बाद में आयोग ने क्या किया था? आयोग ने वहां के मुख्य सचिव और जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक को नोटिस दिया था कि आपने इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और ये मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद एक दूसरी घटना आप 15 अप्रैल 1996 में भी देख सकते हैं। इसके बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रेषित की और इसके तहत राज्य सरकारों को आदेश या निर्देश दिए। आदेश तो नहीं दे सकता, राज्य सरकारों को से अनुशंसा की गई कि उस पीड़ित परिवार या सदस्य को क्या दी जाए, राहत प्रदान की जाए और जिस लोक सेवक ने ये कार्रवाई की है उस लोक सेवक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायालय की तरह फैसला नहीं सुना सकता, केवल सरकार से क्या कर सकता है? अनुशंसा कर सकता है और आयोग की जो भी संस्तुतियां होती है वो जनता में खूब प्रचारित होती है और जनता में सार्वजनिक होने के बाद में जनता भी जागरूक होती है अपने अधिकारों को लेकर के। अब बात करते हैं गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका। आपने देखा कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो मानवाधिकार के लड़ने के लिए, मानवाधिकारों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई विश्व स्तर, राष्ट्रीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर होती है, उसकी तरफ विश्व समुदाय, राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने का कार्य करती है। जैसे ये संस्थाएं स्वैच्छिक होती है और प्रत्येक समाज में मानवाधिकारों को समर्थन और प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। इसमें कुछ संस्थाएं हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये कुछ ऐसे एनजीओज है जो मानवाधिकार आयोग की सहायता करने का कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्यान मानव अधिकारों के विरुद्ध होने वाली घटनाओं की तरफ दिलाने का कार्य ये कुछ गैर सरकारी, गैर स्वैच्छिक संस्थाएं करती है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का महान योगदान माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है गैर सरकारी संस्थाओं के नाम, तो ध्यान रखना है आपको इन तीनों नामों को पता रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये कुछ गैर स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ती है। मानव अधिकारों से संबंधित जो भी मुद्दे विश्व स्तर पर होते हैं उनको देखती है, देखने के बाद में विश्व समुदाय का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करती है, विश्व जनमत को तैयार करने का कार्य करती है ये गैर स्वैच्छिक संस्थाएं। तो आज हमने मानवाधिकार का अर्थ, मानवाधिकार की अवधारणाओं, मानवाधिकारों की विशेषताओं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और आयोग के कुछ मुद्दों पर हमने आज डिस्कस किया और मैंने आपको पढ़ाया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, विश्व स्तर पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, गैर स्वैच्छिक संस्थाएं कौन कौन सी है, मानवाधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।